हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? तो जो अपनी सीरीज है इंडियन पॉलिटी को यूजिंग द माइंड मैप्स, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजी कर देते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग माइंड मैप्स की हेल्प से ये सीरीज कवर अप कर रहे हैं। ऑलरेडी 5-6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आपने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए, और प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो ये सारी सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी जब आप बार बार पढ़ते हो, बार बार आप इसे भूल भी जाते हो, लेकिन अगर आप इसे माइंड मैप्स की हेल्प से बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसे रिकॉल करोगे तो इट वुड बी गिविंग यू वेरी बेनिफिट। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को डेफिनेटली वॉच करिएगा। स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप इसके नाम में ही पढ़ोगे तो ही आपको चीजें समझ आ जाएगी। डायरेक्टिव यानी कि कुछ निर्देश, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के कुछ हम लोग निर्देश दे रहे हैं अबाउट अवर सिद्धांत ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जब स्टेट पॉलिसी बना रहा है तो उसको पॉलिसी बनाते वक्त हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं जो कि स्टेट को उसका पालन करना है। आई बात समझ में? यानी कि ये मात्र एक निर्देश है, मात्र सम गाइडलाइंस हैं, दे आर नॉट द बाउंडेशंस। ठीक है, परमिशन पनिशमेंट इसके केस में नहीं मिलने वाली है। दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस। तो ये एक दो वर्ड जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देना है। फाइन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, सो पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये सारे आर्टिकल अपने डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम लोगों ने इसे ओरिजिनली ही अपने संविधान में डाल दिया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसके बारे में जानकारी हासिल करी थी। अगर आप दोनों को मिला देते हो, हमेशा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट टसल में होते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्चुअली में अपने संविधान की सोल बन जाती है। सोल इन द सेंस फंडामेंटल राइट। मैं आपको डिटेल में करा दे रही हूँ कि फंडामेंटल राइट वे राइट होते हैं, वे अधिकार होते हैं जो कि आपको मिले हैं, जो कि इंडिविजुअल्स को मिले हैं, या हम कहें जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप उन राइट को अपने अवेयर हो, जानो उन सब के बारे में, और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप स्टेट जा सको। डीपीएसपी स्टेट के लिए नेगेटिव साइड में, आप फंडामेंटल राइट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डीपीएसपी को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये स्टेट के ऊपर बाउंडेशन है या स्टेट के ऊपर गाइडलाइंस है। बाउंडेशन का मतलब वैसे मत समझना, मतलब स्टेट के ऊपर ये जिम्मेवारी, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि भाई जब वो अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, व्हेन दे आर फ्रेमिंग देयर ओन पॉलिसीज इन देयर पर्टिकुलर स्टेट, तो उस समय पर आपको कुछ इन निर्देशों को आपको फॉलो जरूर करना है। तो वो होता है डीपीएसपी। ये स्टेट के लिए है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है। तो यहाँ पे जो डीपीएसपी है वो प्रोटेक्शन होती है एक तरीके से, किसको? टू द सिटीजन। हम लोग अपने देश के नागरिकों को प्रोटेक्शन या सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डीपीएसपी है कि भाई वेलफेयर ऑफ वेलफेयर ऑफ सिटीजन, ये हमारा कर्तव्य है या डीपीएसपी है। तो आपके राज्य, मान लो हरियाणा है, तो हरियाणा राज्य में कौन कौन रहता है, वो हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे वो रहते हैं, उनका वेलफेयर करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। ठीक है, तो ये वाली चीज है जो इन दोनों के आप लोग प्रॉपरली डिफरेंस समझ जाओगे। जब ये दोनों मिल जाते हैं, चाहे आप अपने मतलब आप और सरकार जब दोनों मिल जाते हैं, तो हमारा जो संविधान है वो बहुत बढ़िया से स्ट्रेंथन होके सामने आता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताओ, मीनिंग समझे क्या नहीं? बात हम आगे करने वाले हैं अबाउट द देयर फीचर्स। जैसे कि आप ये देखो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मात्र निर्भर निर्देश है, जो कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। फाइन। आर्टिकल 36 से 51 कैरी करते हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको हम लोगों ने आयरलैंड से पढ़ा था जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 46 के अंदर। तो हम लोगों ने 60 देशों का, 60 कंट्रीज के संविधान को पढ़ा था और उसी में से ही उठा लिया था हमने डीपीएसपी। ठीक है, स्पेनिश में भी सेम तरीके से कॉपी किया हुआ है। ये आपके स्टेट के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है।
1945 के अंदर सप्रू कमेटी बनी थी जिन्होंने दो हिस्से की बात करी थी भाई, एक हिस्सा जो जस्टिसेबल कर देंगे, एक हिस्सा जो नॉन जस्टिसेबल कर देंगे। यानी कि एक हिस्सा वो जिसके लिए आप लोग गवर्नमेंट कोर्ट जा सकोगे और एक हिस्सा वो जिसके लिए आप नहीं जा सकोगे, वो हिस्सा कर दिया गया था। तो कहने का मतलब सप्रू कमेटी ने इस चीज को रिकमेंड किया था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकोगे वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के बारे में जानना है तो लास्ट 2 क्लासेस जरूर इसकी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, दीज आर द डीपीएसपी। ये लाइन हमेशा आप लोग याद रखना कि नॉन जस्टिसेबल वन आर द डीपीएसपी। फाइन, डीपीएसपी आइडल है, लीगली एनफोर्सेबल है बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर जो आर नॉट लीगली, मतलब in the case of the violation of the DPSP, you are not allowed to go to the court. But despite of it, in the case of the violation of the fundamental right, directly you can go to the Supreme or High Court. You have options. ठीक है, तो जस्ट ये आइडल्स हैं। स्टेट चाहे तो, अगर मतलब स्टेट अपनी पॉलिसी बना रहा हो डीपीएसपी को कंसीडर करेगा ना, तो उसका स्टेट अच्छा चलेगा, ये मतलब है। फाइन, तीन तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। चलिए कवर कर लेते हैं। आर्टिकल जो 36 है इसके अंदर क्या चीज लिखी गई है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। गाइज आप हमेशा जो संविधान में जो स्टेट पढ़ते हो और पोल साइंस में जो स्टेट पढ़ते हो, दोनों का अलग ही मतलब है। पोल साइंस में स्टेट का मतलब हो गया हरियाणा पंजाब, और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हो गया वो देश, पूरा कंट्री जिसके अंदर सरकार है, ठीक है, जो किसी के अधीन नहीं है, जिनके पास बहुत सारी पावर है रिगार्डिंग देयर रिली फाइनेंस, डिफेंस, मिलिट्री, एवरीथिंग, वो स्टेट का मतलब है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वही आर्टिकल 36 के अंदर भी दी गई है। आपने नहीं देखा तो वीडियो लास्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। 37 मतलब कैसे आप अप्लाई करोगे। 38 बात करता है कि कैसे आप लोगों का वेलफेयर एनहांस करोगे, सोशल ऑर्डर को सिक्योर करते हो। 39 बात करता है कि कौन कौन सी पॉलिसी स्टेट के द्वारा फॉलो होनी चाहिए। 39A यानी कि ये ऐड हुआ है वाया द अमेंडमेंट। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हो, आपको लीगल एड जरूर मिलेगी। यानी कि आप अगर सच्चे हो तो आपको लीगल जस्टिस जरूर मिलेगा, या आप हमारी न्यायपालिका में जाके केस वेस दर्ज वगैरह करा सकते हो। इज दैट ओके? इक्वल जस्टिस, न्याय देते वक्त कोर्ट ये नहीं देखेंगे कि उनके सामने कौन खड़ा है, क्या कौन से धर्म का व्यक्ति खड़ा है, वो समझेंगे, बस वो सही मायने में न्याय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है वो इंश्योर की जा रही है। इसके साथ आर्टिकल 40 कहता है कि भाई विलेज पंचायत बना सकते हो। रिमेंबर पंचायत वाला जो आइडिया है वो गांधीयन प्रिंसिपल से है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, अगर आप अपनी गवर्नेंस को और भी ज्यादा एनहांस कर देते हो, वाइडर डेवलपमेंट, वाइडर करते हो, तो आप बहुत अच्छी गवर्नेंस कर पाते हो। ठीक है, जो 3 टियर गवर्नमेंट है अपने देश में, स्टेट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और ये पंचायत वाली लेवल या म्यूनसिपैलिटी, ये 3 लेवल को आप लोग 3 टियर गवर्नमेंट का नाम दिया करते हो। 41 में राइट टू वर्क, टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस, वो अधिकार दिए गए हैं। जो बाद में ऐड हुए संविधान के अंदर, वो कौन कौन से डीपीएसपी हैं। 39 बात करता है कि आप अपने बच्चों का हेल्दी डेवलपमेंट करो, अपॉर्चुनिटीज ऐसी स्टेट आपको अवेलेबल कराएगा। कहने का मतलब हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि मिड डे मील्स, ठीक है, या आप काम करते हो तो स्टेट आपको काम करने से नहीं रोकेगा, तो वो कुछ चीजें हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस, ये हो गया डिस्कस। 43A भी आया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी कि भाई क्या होती थी कि अगर आप सीईओ हैं, ठीक है, और इधर वर्कर है,
जो प्लान है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए, जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी अगर आप उनको अपने प्लान में अपने डिसीजन में शामिल करते हो तो वो भी समझेंगे कि वो भी इस कंपनी का हिस्सा है और वो जी लगा के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो आपकी ग्रोथ पक्की हो जाती है उस समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को भी समझा जाएगा। 48A बात करता है कि आप अपने राज्य के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी की बात हम लोग कर रहे थे। आर्टिकल 38 के तहत प्लानिंग कमीशन बना, मिनिमम वेजेस एक्ट बने 39 भाई राइट टू वर्क वाले सेक्शन में, मैटरनिटी बेनिफिट मिले आर्टिकल 42 के तहत, मतलब ये सारे अमेंडमेंट आज तक होते आ रहे हैं। पंचायती राज वाला जो आर्टिकल है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट से आया। डीपीएस भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है, वेलफेयर स्टेट होना बहुत जरूरी है। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके स्टेट में रहने वाले सभी लोग खुश हैं कि नहीं, तो वो वेलफेयर करता है कि नहीं, वो वाली चीज। मॉरल आइडल्स के लिए डीपीएसपी स्टेट के लिए गाइडलाइंस की जैसे काम करते हैं, पॉलिसीज कंटिन्यू होनी चाहिए और कहीं कहीं आप इन्हें सप्लीमेंट्री भी मान सकते हो। ठीक है, संविधान को अच्छी तरीके से हर देश के कोने में लागू करने का के लिए हेल्पफुल है और एम्बिग्विटी ऑफ डीपीएसपी इज यूजफुल। तो ये थे अपने सब कुछ अबाउट द डीपीएसपी। आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। है तो पार्ट 4 में ही है, लेकिन पार्ट 4A में है ये, क्योंकि हमने इनको अमेंडमेंट से ऐड किया था, हमें ओरिजिनली ये संविधान में नहीं थे। ओरिजिनली हम लोग सिर्फ ये बिलीव करते थे भाई लोगों को हम लोग अधिकार ही देंगे कि ताकि वो उस चीज की लिए काम कर सके, वी आर ओनली गिविंग द राइट्स टू देम। लेकिन बाद में हमें ये एहसास हुआ कि अगर हम उन्हें कुछ ड्यूटी दे दें तो भाई आप घर में शादी है, शादी को एंजॉय करो, दैट्स गुड, लेकिन घर शादी वाले घर में काम भी तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम भी करेंगे तो और ज्यादा एंजॉय करोगे, तो आप अपने राइट्स के साथ जस्टिस करोगे। ठीक है, चलिए, हमेशा राइट एंड ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अच्छे से आप लोगों को कवर अप करना है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर कुछ ड्यूटी शामिल है। ओरिजिनली देवर द 10 इन द नेचर, ठीक है, लेकिन बाद में और भी ऐड कर दी गई। अभी फिलहाल के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 के अंदर, जब फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, और 2002 के अंदर 86th अमेंडमेंट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। नाउ हाउ मच दे आर टोटल? दे आर 11। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 51A के अंदर जैसे कुछ ड्यूटी दी गई है हर सिटीजन को। अब इस शादी वाले घर में एंजॉय तो भाई आपके पड़ोसी भी करते हैं, आपके रिश्तेदार भी करते हैं, लेकिन आप काम के लिए तो उन्हें नहीं कह सकते ना, वर्क के लिए तो आप अपने घर वालों को ही बोलते हो। ऐसे ही करके इंडिया में राइट्स तो हम फॉरेनर को भी दे रहे हैं, सिटीजन को, फॉरेनर को, सबको दे रहे हैं, बट ड्यूटी सिर्फ अपने सिटीजन को देंगे। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टेड आइडल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। आप अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब चीजों का सम्मान करेंगे। जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम करेंगे, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। बहुत बार पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि मान लो ये दे दिया हमने और पूछ लिया ये डीपीएसपी है कि ड्यूटी है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो 11 ड्यूटी याद करने में कुछ नहीं जाता, कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेंडर नेशनल सर्विस। जब भी आपको बोला जाए नेशनल सर्विस के लिए, डेफिनेटली आप लोग करिए, आप अपने कंट्री के कंपोजिट कल्चर को आप लोग और प्रिजर्व करें। ऐसा ही नहीं है कि भाई बहुत पुरानी टाइम की कोई मॉन्यूमेंट है आप उसको जाके तोड़ डालें, ऑब्वियसली नॉट, कल्चर को प्रोटेक्ट करें। हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो फ्रेटर्निटी शब्द से आता है, उस चीज को आप लोग इंश्योर करें और एनहेंस करें। ठीक है, प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है लेक और रिवर को खराब करने का, बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं, कारण ड्यूटी तो भाई एनफोर्सेबल है ही नहीं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा।
एक मिनट। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। वो वर्ड्स क्या बात करते हैं कि भाई, एक तो एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल से मतलब होता है कि फॉर पर्टिकुलर थिंग यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट। अगर हमने कह दिया कि भाई नो एन एनफोर्सिएबल है, तो इसका मतलब देयर इज नो प्लेस टू गो इफ दे आर वायलेटेड, कहीं पे जा नहीं सकते उस चीज के लिए। ठीक है। एक और वर्ड रहता है एनफोर्सेबल, नॉन एनफोर्सेबल, जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल। हालांकि मतलब सेम ही है कि आप भाई कोर्ट में इसकी अर्जी लेकर जा सकते हो, और अगर ये नॉन जस्टिसिएबल है तो आप नहीं जा सकते हो। अगर हम लोग ड्यूटी की बात करें और डीपीएसपी की बात करें, तो डीपीएसपी और ड्यूटी नॉन एनफोर्सिएबल है, कोर्ट इनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और इनसे जुड़े हुआ कोई भी केस कोर्ट सुनेगा भी नहीं, तो वो जस्टिसिएबल भी नहीं होंगे, इस पे कोई न्याय की बातें नहीं की जाएगी। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट, दे आर इन्फोर्सिएबल एंड द जस्टिसिएबल। ठीक है, तो आप लोग ओरिजिनली इन्फोर्सिएबल कहने का मतलब आप लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, फाइन, हाई कोर्ट में जा सकते हो, वो एक पावर जो है वो दी गई है। बट इन द केस ऑफ ड्यूटी और डीपीएसपी यू कुड नॉट गो टू एनीवेयर। Scientific temper, humanism, spirit of inquiry, public property, to observe the inviolence, ये सब चीजें आपकी ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, आप ड्यूटी वाला चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा आफ्टर द क्लास। जैसे नॉन जस्टिसेबल लिखा हुआ है टॉप में, इसका मतलब यही है कि आप इसके केस में अगर इनका हनन हो रहा है, मान लो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, किसी एक बंदे ने बोला कि भाई नहीं, मुझे नेशनल फ्लैग में 3 कलर पसंद नहीं है, मैं तो नहीं इसको वियर कर रहा, मैं तो इसको रख रहा हूँ। ठीक है, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग द थिंग। आप उसके खिलाफ केस करके कोर्ट नहीं जा सकते हो, नो, नो, बिकॉज वो ड्यूटी का केस क्या है, ड्यूटी इज अ नॉन जस्टिसिएबल, वो उसकी मॉरल ड्यूटी है, वो उसकी हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी है ये, बट उसे करना है तो करना है, अदरवाइज कोई लीगल सैंक्शन नहीं है उस चीज के लिए। देर इज अ नो लीगल सैंक्शन फॉर द वायलेशन ऑफ द ड्यूटी, यू कुड नॉट गो टू द कोर्ट, दैट इज द मीनिंग हियर। संविधान में इस बारे में लिखा नहीं, भाई कर लेना, ठीक है, मन में आए तो कर लो वरना नहीं। बट अगर दूसरे लॉज साथ साथ में बनाए गए हैं, अगर आप अपने कुछ चीजें, जैसे भाई आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करते हो और यहाँ पे आके जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह उनको तोड़ते हो, तो दूसरे एक्ट के तहत आपको पनिश किया जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग नेशनल फ्लैग को बिलो द बेल्ट अगर वियर करते हो तो भी यू आर पनिशेबल। ठीक है, तो देर आर सम थिंग्स, ड्यूटीज है इंडियन सिटीजन को, आप इनको किसी भी तरीके से भी करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सीलेंस ऑन ऑल स्फीयर, पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के केस में नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सोवरेनिटी, ये सब चीजें, हार्मनी, फ्रेटर्निटी वाला जो सिस्टम है, डिफेंड कंट्री जब भी आपको बोला जाए, कंट्री के कल्चर, रिवर, लेक, फॉरेस्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। फाइन, सो दीज वर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट के केस में दे आर एक्सप्लॉइटेशन, रेमेडी, एजुकेशन वगैरह। ड्यूटी के केस में ये आपके सिटीजन को जो है वो अवेलेबल होती है। सो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आपका कोई भी डाउट रहता है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं तो भी आप मुझे क्लास के कमेंट करके जरूर अवश्य बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो योर ऑन चैनल, हिट ना करना भूले बेल आइकन। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप लोग चाहते हो तो भी आप लोग हमें बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।